बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर अखली इसमें आतिफ वक्कास और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, उसमें कहते हैं अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड crashes into a tree. Find the magnitude of the average force acting on a passenger of mass 70 kilogram in each of the following cases. Case A, the passenger is not wearing a seat belt. He is brought to rest by a collision with the windshield and dashboard that lasts 2 milliseconds. Case B, the car is equipped with a passenger side airbag. The force due to the airbag acts for 45 milliseconds, bringing the passenger to rest. 2 डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं और उसमें हमसे एवरेज फोर्स मांगी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये कोलिजन से रिलेटेड है। इनइलास्टिक कोलिजन है एक कार की एक ट्री के साथ। तो अगर हम सबसे पहले गिवन डेटा को देखें, गिवन डेटा में क्या कहते हैं कि इनिशियल स्पीड उस कार की जो है दैट इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड व्हेन इट क्रैशेस द ट्री इसकी फाइनल स्पीड हो जाती है 0। ये तो क्लियर है। देन इसमें टाइम कितना लगेगा। अब ये पूरे कार की मोमेंटम की बात अगर हम करें या उस पैसेंजर के मोमेंटम की बात करें, हम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में फोर्स मांगी गई है जो पैसेंजर के ऊपर लग रही है, लिहाजा हम सिर्फ पैसेंजर का मास कंसीडर करेंगे और सिर्फ उसके मोमेंटम की बात करेंगे। सो मोमेंटम ऑफ पैसेंजर के लिए उसका मास मालूम होना चाहिए, दैट इज़ गिवन इज 70 किलोग्राम्स। नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर द क्रैश, वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन 2 डिफरेंट सिनारियोज हैं। केस ए में कहा गया है कि वो कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, दैट इज़ डेल्टा t1 एंड दैट इज़ गिवन एज 2 milliseconds. Millisecond means 10 raised to the power minus 3 seconds. And then in case B, डेल्टा t is given is कि जब एयर बैग मौजूद हो कार में और वो एयर बैग के साथ कोलाइड करके रुक जाए तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। कितने टाइम में? 45 milliseconds. And then they ask us to calculate the force. Now यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे एंड न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड दोनों केसेस में एवरेज फोर्स चाहिए। तो एवरेज फोर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि हम पहले तो ये अननोन है इस तरह लिख लें। पेपर में हमें थोड़ा सा तरतीब से लिखना होता है ताकि एग्ज़ामिनर क्लियर हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो रिक्वायर्ड डेटा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन में मैंने जैसे कहा कि हम न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उसका तरीका ये है कि F1 इज़ डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन को अगर आप देखें, क्वेश्चन में वो कहते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर। तो अगर मैं इस तरीके से फाइंड करूंगा तो ये जो फोर्स होगी ये वो फोर्स है जो पैसेंजर उस ट्री के ऊपर लगा या कार के ऊपर लगा रहा है या डैशबोर्ड के ऊपर लगा रहा है जिसके साथ वो कोलाइड हुआ है। तो इस फोर्स को फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा जब मुझे क्या चाहिए होगा, जब मुझे वो फोर्स चाहिए होगी जो उस पैसेंजर के ऊपर लग रही है। सो फ़िलहाल मैं पैसेंजर की उस कार के ऊपर फोर्स फाइंड कर लेता हूँ इस फार्मूला से। इसको मैं फिर F1 डैश कह देता हूँ। ये वो फोर्स है जो कि पैसेंजर कार के ऊपर या उस ट्री के ऊपर लगा रहा है, इसके साथ वो कोलाइड हुआ है।
और इस तरह दूसरे केस के लिए भी मैं यही फार्मूला लिखूंगा, लेकिन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होगा, मोमेंटम में जो चेंज आई है वो दोनों के लिए सेम है, फ़र्क आया है टाइम में। तो पहले केस के लिए मैं डेल्टा T1 पुट करूंगा और फिर दूसरे केस के लिए मेरा फार्मूला, यही फार्मूला इस तरह हो जाएगा, F2 डैश इज़ डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T2। ये भी उस पैसेंजर की फोर्स है जो एयर बैग के ऊपर वो लगा रहा है। इसको भी फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे अननोन मालूम हो जाएंगे। सो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। इसके फाइंड करने का तरीका बड़ा आसान है। F1 डैश इज़ इक्वल टू, अच्छा डेल्टा P इज़ चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम के मुतालिक आप जानते हैं कि ये mv के इक्वल है। सो चेंज इन velocity multiplied with mass give you change in momentum, and then mass अगर constant लें तो momentum जो है, momentum में जो change आई है that is Vf minus Vi multiplied with m and divided by delta T1। और यहाँ से फिर हमें चूँकि मास मालूम है 70 है और Vf 0 हो चुका है चूँकि वो रुक गया है, और Vi हमें दिया गया था 20 डिवाइडेड बाय, इसमें टाइम लगा है 2 मिली सेकंड्स। सो 2 मल्टीप्लाइड विद 10 raised to the power minus 3। नाउ फ्रॉम हेयर वी गेट minus 1400 divided by 2 and it gives minus 700, and डिनोमिनेटर में जो है वो 10 माइनस 3 था, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3। ये नेगेटिव फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि वो पैसेंजर जो है डैशबोर्ड वगैरह पे लगा रहा है, जिसके साथ वो कोलाइड हुआ है, उस पे कितनी फोर्स लग रही है, बस इसी फोर्स को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये न्यूटन्स में है, एंड F1 देन -1 multiplied with this average force which we have calculated, and from here we get 7.00 into 10 raised to the power 5। ये दो ज़ीरोज़ मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो मेरे पास ये आंसर आया पहले केस का। सो दिस इज़ रिज़ल्ट ए। रिज़ल्ट ए मालूम हो गया। रिज़ल्ट बी के लिए, दूसरे अननोन के लिए F2 के लिए मैं यही सिचुएशन दोबारा से थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 की बजाय 45 लिखूँगा, बाकी यही होगा। सो टू सेव टाइम लेट मी डायरेक्ट पुट द वैल्यूज़ 70 and then 0 minus 20, so it's minus 20, and divided by, it's multiplied with minus 20। ब्रैकेट साइन मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, तो कुछ स्टूडेंट्स जल्दी में इसको सब्ट्रैक्ट ना कर ले। फिर इस तरह है कि हमने इसको डिवाइड करना है जी 45 के ऊपर, और ये भी इसके साथ भी 10 रेज़ टू द पावर -3 मौजूद है। इसको जो हम सॉल्व करते हैं ये उसकी निस्बत थोड़ा सा कम आएगा। कितना आएगा, लेट मी चेक द आंसर डायरेक्टली सो दैट वी कैन सेव टाइम। कैलकुलेटेड आंसर यहाँ पे है 31.1 minus 31.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, ये आंसर आ जाता है। और ज़ाहिर है ये भी वो फोर्स है जो कि पैसेंजर एग्जर्ट कर रहा है, ये न्यूटन्स में है। और अब हम इसको क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द रिज़ल्ट बी। सेकेंड अननोन इज़ F2, and then if I multiply -1 with this result F2 dash, I get 3.1। once again मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया, multiplied with 10 raised to the power 4 newtons। this is the force in the presence of that airbag। so it is always safe to use
हेलमेट्स एंड एयरबैग्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज आप देख सकते हैं फोर्स कितना चेंज हुआ है। वो 7 × 10⁵ था और ये 3 × 10⁴ है। सो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स इसमें तकरीबन 25 टाइम्स इसमें फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि आप एयरबैग्स वगैरह वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आराम आराम से गाड़ी चलाएं, क्रैशेस ना करें। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इस स्टेटमेंट अगर आप देखें, अ 4 किलोग्राम बॉल ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड strikes a rigid ball and rebounds elastically. If the ball is in contact with the wall for 0.045 seconds, what is पार्ट ए में वो पूछते हैं मोमेंटम imparted to the wall, पार्ट बी एवरेज फोर्स exerted on the wall. सो यहाँ पर वंस अगेन हमें ये देखना है कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोलिजन हो रही है, बट दिस टाइम द कोलिजन इज़ इलास्टिक, और उसमें एक रेस्ट पे है, वाल है, और दूसरा एक बाल है, उस वाल के साथ कोलाइड करता है। तो अगर हम गिवन डेटा देखें, सबसे पहले मास ऑफ गिवन डेटा, मास ऑफ द बॉल इज़ गिवन एज 4 किलोग्राम एंड उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ गिवन एज 15 मीटर्स पर सेकंड। एंड देन क्या हुआ है, कितने टाइम के लिए दीवार के साथ इंटैक्ट रहा है, डेल्टा टी इज़ हाउ मच, इट इज़ 0.045 सेकंड्स। ये अब हमने चेंज इन मोमेंटम देखना है। ये डेल्टा टी फोर्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी होता है, और चेंज इन मोमेंटम के लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है इलास्टिक कोलिजन में। अगर आपको इनिशियल मोमेंटम मालूम है तो हम जानते हैं कि फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होता है। अब इनिशियली वाल चूँकि रेस्ट पे था, सिर्फ ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था, तो अगर उनका सम लें तो इससे सिर्फ ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आएगा, तो हमारे पास इनिशियली भी ऑब्जेक्ट ही का मोमेंटम होगा, यानी उस बाल का, और फाइनली भी हम बाल ही का मोमेंटम लेंगे, क्योंकि दीवार जो है वो उसी तरह स्टेशनरी रहती है। हाँ, एक चीज़ हम लेंगे कि जब हम बाल को रीबाउंस करेंगे तो उस केस में उसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो हमने उसका ख्याल रखना है। अब हम अननोन ज़रा मैं लिख लूँ कि 2 अननोन्स हैं, तो रिक्वायर्ड क्या है, एक तो हमें वो मोमेंटम चाहिए जो कि दीवार को इम्पार्ट हुआ है। अब हम चेंज फाइंड करेंगे इस बाल की मोमेंटम में कि कितना चेंज आया। अब ये चेंज अगर नेगेटिव में आ जाता है तो दीवार में के मोमेंटम में जो चेंज आया होगा वो फिर हम वही अमाउंट लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव में लिखेंगे। बहरहाल हम देखते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड है चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, दैट इज़ अननोन। ये पार्ट ए है। पार्ट बी जो है दैट इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो वो क्या होगी वो भी देखेंगे। सो फार्मूला वंस अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ होगा, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ से पहले हम डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम देख सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम के लिए मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट कर लें, चेंज इन मोमेंटम का तरीका ये है कि आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करें। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई दीवार है, इस तरह मैं कोशिश कर लेता हूँ इसको बना सकूँ। ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कोरे वदान सा। तो एक बाल जो है ये इस डायरेक्शन में जाके इस दीवार के साथ टकराता है और वो वापस बाउंस बैक होता है इस डायरेक्शन में। तो अगर इसकी दीवार के साथ टकराने की जो वेलोसिटी है वो v है, तो वापस आने की वेलोसिटी -v होगी। तो v इज़ गिवन एज 15 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ -v इज़ -15 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल मोमेंटम इज़ देन mv वी डैश, आई शुड कॉल इट, कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी को मैं वी डैश कहता हूँ, वी फाइनल लिख सकता हूँ, और इनिशियली उसका मोमेंटम था mv।
अच्छा, इसमें जब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ इनिशियल मोमेंटम सिंपली डबल हो जाएगा, क्योंकि फाइनल मोमेंटम भी वही है और इनिशियल मोमेंटम भी वही है। देखें, फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है एंड दैट इज़ एम की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँ वो क्या है, 4 है। और वी डैश जो है, जैसा कि मैंने कहा माइनस वी है, ये वी डैश है एंड दैट वाज वी इनिशियल। सो वी डैश जो है पहले वो वी था और अभी वी माइनस वी हो गया, तो -15 जो है वी डैश है। एंड देन एम जो था वो ऑलरेडी 4 है और वी क्या है, 15 है। सो 60 एंड 60 ये -120 हो जाता है एंड -120 न्यूटन सेकंड्स और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों इसके यूनिट्स हैं। ये रहा जी चेंज इन मोमेंटम। अब ये मोमेंटम में चेंज आई है किस चीज़ के मोमेंटम में, ये मोमेंटम में चेंज आई जी बाल के मोमेंटम में। ये चेंज बाल के मोमेंटम में हुआ तो वाल को इसने कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया, दैट वुड बी सिंपली इम्पार्टेड टू द वाल इज जस्ट माइनस डेल्टा पी, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उसको मैं पी डैश कहता हूँ ताकि फ़र्क आप कर सके इसमें। सो डेल्टा पी डैश दैट इज़ अननोन, आई शुड हैव रिटन डैश हेयर, दैट इज़ 120 न्यूटन सेकंड्स। इतना मोमेंटम दीवार को इम्पार्ट हुआ है, दैट इज़ रिजल्ट ए। एंड देन वी मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें एवरेज ये ए का रिज़ल्ट है, ये ए का सोल्यूशन हुआ। चलो आप इसको ए लिख लें। बी के लिए मैं क्या करता हूँ, वही न्यूटन लॉ। तो चेंज इन मोमेंटम मुझे मालूम है कि कितना 120 न्यूटन सेकंड है, और इसको मैं क्या करता हूँ, टाइम पे डिवाइड करता हूँ, जितना टाइम लगा है 0.045। एंड वंस अगेन आई नीड कैलकुलेटर फॉर दिस। सो मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ये हुआ जी 2.7 × 10 raised to the power 2। 2.7 × 10 raised to the power 2। It is in newtons, ये force। So this is result B। और वंस अगेन हम जब तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो मुझे वाइट बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन अब भी मौजूद है तो फिर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको फर्दर एक्सप्लेन कर लूँगा। लेकिन बहरहाल इट इज़ सिंपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ वंस अगेन रिलेटेड टू कोलिजन्स, और उसमें स्टेटमेंट को अगर आप देखें, वन बॉल ऑफ मास 0.6 किलोग्राम्स ट्रैवलिंग 9 मीटर पर सेकेंड टू द राइट collides head-on elastically with a second ball of mass 0.3 kilogram traveling 8 meter per second to the left. After the collision, what are their velocities? अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी कोलिजन से रिलेटेड है, बट दिस टाइम इट इज़ इलास्टिक कोलिजन एंड द कोलिजन इज़ बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। उसकी डायरेक्शंस हमें याद रखनी है कि वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन क्या है, उनके मासेस वगैरह। तो अगर मैं गिवन डेटा लिखूँ, गिवन डेटा सबसे पहले मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 दैट इज़ 0.6 kilograms, mass of object 2 is 0.3 kilograms. Velocity of object 1 is 9 meters per second. Velocity of object 2 is -8 meter per second. That is because I am assuming the rightward direction is positive and the leftward direction then automatically becomes negative. So object 2 is moving in leftward direction, so I consider its velocity as negative. Then unknowns are
द फाइनल वेलोसिटीज़। इसको मैं अगर u1 और u2 लिखूं तो ये ज़्यादा मुनासिब इसलिए रहेगा कि बुक में इनिशियल वेलोसिटीज़ को u1 और u2 कहा गया है। आपकी मर्ज़ी है जो भी सिंबल्स यूज़ करें, लेकिन मैं इसको बुक के हिसाब से लिख रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में इस तरह लिखा है। सो फाइनल वेलोसिटीज़ जो हैं उनको हम v1 एंड v2 कह देते हैं, दे आर अननोन। सो इलास्टिक कोलिजन के लिए इंतहाई आसान है, आप ऑलरेडी फार्मूला डिराइव कर चुकी हैं दोनों के लिए। आप ऑलरेडी फार्मूले डिराइव कर चुके होंगे v1 के लिए भी और v2 के लिए भी इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन से। v1 इज़ सम द डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज़ फ्रॉम 1 टू ऑब्जेक्ट 2। फर्स्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दोनों का मास ऐड करते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 से। इसमें एक इंक्रीमेंट ऐड होगा एंड दैट वुड बी 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। v1 के लिए 2m2 होगा ऊपर, साथ में u2। और अब अगर मैं v2 के लिए लिखना चाहूँ, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहूँ, तो ये यहाँ पर m1 माइनस m2 था, यहाँ पर m2 माइनस m1 हो जाएगा, और यहाँ पर सम है m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पर u1 की बजाय अब मैं u2 लिखूँगा और उसमें ऐड हो जाएगा एक इंक्रीमेंट 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विथ u1। तो ये या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको इधर लिख सकते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ होगा, सब ठीक। अच्छा, अब अगर मैं पहला फार्मूला इस्तेमाल करूं, लेट मी कॉल इट इक्वेशन 1 एंड दैट वुड गिव अस रिजल्ट 1, and the other one is equation 2, and from there we would get result 2. Okay, so the solution is substituting values in equation 1, we get v1, and that is equal to m1 is 0.6 minus m2 is 0.3। पहले मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ जल्दी, प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड विथ 9 एंड add to it twice the mass of second object, that is 0.3 divided by the sum of the masses, and multiply all of this with the velocity of second object, that is -8। और मैंने कहा था हमें नेगेटिव साइन कंसीडर करना है, इलास्टिक कोलिजन है टू ऑब्जेक्ट की। सो यहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ से देख लेता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा सॉल्व कर चुका हूँ। तो इससे रिज़ल्ट आता है -2.33 एंड दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। सो इस वेलोसिटी v1। सो नेगेटिव में आया है तो हम ये भी कह सकते हैं कि v1 is 2.33 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड। और अगर हम ऑब्जेक्ट 2 के लिए करना चाहें तो इसमें हमें इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट करनी होगी। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट की थी, एंड यहाँ पर फिर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। सो putting values in equation 2, ये करना पड़ता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में। कुछ एग्जामिनर्स को ये अच्छा नहीं लगता कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस करें, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि उनको चेकिंग के दौरान प्रॉब्लम होती है कि कौन से फार्मूले में क्या सब्स्टिट्यूट किया है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम ये लिख दिया करें कि मैंने कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ पुट की हैं, ताकि क्लैरिटी हो और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने से अगर आप देखें वहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिलता है, दैट इज़ -14.66 मीटर पर सेकेंड। सो ये चूँकि पॉजिटिव में है, इसलिए अब हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 2 जो है
अब राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो हम इसके साथ ये लिख सकते हैं टूवर्ड्स राइट या राइट वर्ड या इन द राइट डायरेक्शन। सो ये रिज़ल्ट ट्रू है। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन लेट मी चेक इट। अगर वो अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। द अल्लाह पामान।